नमस्ते। हमने चैनल पे इसके पहले बहुत बात की है वेरिकोसील ये बीमारी के बारे में। अगर आप वेरिकोसील के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो तो ये डिटेल्ड आई बटन पे लिंक है, आप जाके पहले वो देख लो, फिर दोबारा वीडियो पे लौट आओ। क्योंकि आज हम वेरिकोसील क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये मेडिकल और सर्जिकल बातें नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील से एसोसिएटेड इमोशनल और मेंटल चैलेंजेस की, जो बहुत सारे युवा फेस करते हैं। मैंने इसके पहले ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है जो यूट्यूब पे ये पार्ट या ये एस्पेक्ट की बात कर रहा है, पर मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एड्रेस करने के लिए। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर, एंग्जाइटी फैक्टर एसोसिएटेड है इस बीमारी से। ट्रीटमेंट के बाद भी कितना ज़्यादा लोग परेशान हैं कि मैं जिमिंग वापस नहीं शुरू कर पा रहा हूँ, या मुझे आज भी थोड़ा बहुत पेन रहता है, मेरा स्पर्म काउंट इम्प्रूव नहीं हुआ है, एंड सो ऑन। एंड इतने सारे एनेक्डोटल ओकेजनल नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए हैं कि उसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं वेरिकोसील के डायग्नोसिस से भी, और इसके बाद ट्रीटमेंट अगर कराना पड़ा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं उससे भी। टू ऐड टू ऑल दिस रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, यूरोलॉजिस्ट ने बहुत बातें की है अलग अलग वीडियोज़ में। लीडिंग यूरोलॉजिस्ट ने एम्बोलाइजेशन को होक्स थेरेपी बताया है, फेलियर थेरेपी बताया है, बहुत सारे उसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स बताए जैसे किडनी डैमेज हो जाएगी, रेडिएशन डैमेज हो जाएगा। जो कि सच से बहुत दूर है। अगेन ये सारे फैक्टर्स एलिवेट करने के लिए हम बहुत वीडियो बना चुके हैं। इवन SIR और सर से यूरोपियन और US सोसाइटीज़ का डिटेल लेटर भी, जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टडीज़ कोट किए बताने के लिए कैसे ये सब एप्रीहेंशन है, ये स्टडीज़, ये साइंस, ये ट्रीटमेंट्स ऑथेंटिक है। लेकिन जैसा मैंने बात किया, बहुत मेडिकल बातें नहीं करेंगे। अगर आप मेरे कमेंट्स रिव्यू करोगे तो हर 10 में से एक वेरिकोसील पेशेंट सुसाइडल थॉट्स और टेंडेंसीज़ की बात करता है, अपने टेस्टीज निकाल के फेंकने की बात करता है और टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने की। इतना एक्सट्रीम और इतना ड्रास्टिक बातें करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि वेरिकोसील का इमोशनल या मेंटल इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले थोड़ा सा लाइट शेड करेंगे क्यों गुजरता है कोई भी वेरिकोसील पेशेंट ये इमोशनल जर्नी से, किस पॉइंट्स पे क्या क्या एंग्जाइटी या कंसर्न्स या एप्रीहेंशंस होती है, और लास्ट में सॉल्यूशंस की बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट करके फ़ायदा नहीं है, ऑब्वियसली डिटेल में सॉल्यूशन की बात करेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप आप ये प्रॉब्लम से डील कर पाओ एक ज़्यादा मैच्योर और सेंसिबल वे में, रादर देन इतने ड्रास्टिक और एक्सट्रीम मेजर्स सोचने के। दोस्तों, वेरिकोसील से रिलेटेड जो इमोशनल एंग्जाइटीज़ है ये 4 लेवल्स पे आती हैं। सबसे पहला लेवल, मेन कंसर्न या कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है जब आपको पता चलता है कि आपको वेरिकोसील हो। वो मोमेंट जब आप एक यूरोलॉजिस्ट या एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के OPD में बैठे हो, आपके टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं, स्क्रॉटल डॉपलर, कलर सोनोग्राफी और सीमेन एनालिसिस, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और आपको बताया गया है कि बेटा आपको वेरिकोसील है लेफ़्ट टेस्टीज़ में या वो दोनों टेस्टीज़ में, और हाई ग्रेड वेरिकोसील है, ग्रेड 3 तक पहुंच चुका है, ये उसके सीक्वेल हैं। तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और कंसर्न शुरू हो जाता है, इतना कि आप अपना आगे का ट्रीटमेंट समझने में भी क्लाउडेड हो जाते हो, और उस पर फोकस करने से ज़्यादा आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ये बीमारी क्या है, मुझे ये क्यों हुई, मैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता था, क्या मैं आगे जिमिंग कर पाऊँगा, क्या मेरी आगे मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, और बहुत सारे कंसर्न्स क्रिएट होते हैं। यही जो हमने लिस्ट की है कि आगे की लाइफ का क्या ये पेन मेरी लाइफ का पार्ट बन जाएगा और मुझे डेली सहना पड़ेगा, क्या उसका कोई ट्रीटमेंट है, क्या इसका इलाज सर्जरी ही है, एंड सो ऑन। लिस्ट एंडलेस है। सो पॉइंट है कि इतने सारे कन्फ्यूजन और कंसर्न की वजह से आप ठीक से क्लैरिटी से नहीं सोच पाते, डॉक्टर से डील नहीं कर पाते, अपने डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट नहीं समझ पाते हो। वो आपको बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस बता रहे हैं अडॉप्ट करने के लिए, आप वो नहीं सुन रहे हो, एंड फाइनली आप कॉन्शियसली बहुत क्लाउडेड हो जाते हो, जिस वजह से अगेन यू ब्लैंक आउट एंड आप फोकस नहीं करते उसके ट्रीटमेंट पे। सी, अगर आपके रिपोर्ट्स में वेरिकोसील आया है, फर्स्ट स्टेप, टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ पॉज। इट्स नेचुरल टू फील ओवरवेल्म्ड कि अचानक कोई बीमारी पता चली है, वो भी आपके इंटीमेट ऑर्गन से रिलेटेड है। सो नथिंग बैड अबाउट फीलिंग द इमोशंस, गिव योर सेल्फ परमिशन टू एब्जॉर्ब द इमोशंस। आफ्टर दैट सिट डाउन, गेट सम क्लैरिटी ऑफ थॉट, टेक अ पेन एंड पेपर, और आप चॉक डाउन कीजिए कि क्या क्या प्रश्न हैं आपके। राइट फ्रॉम कि ये बीमारी क्यों हुई है मुझे, इसका क्या ग्रेड है मेरे अंडर, क्या मुझे इसके कोई ऐसे सीक्वेल या कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए जो इरिवर्सिबल है अभी तक, या अभी भी चीज़ें बहुत कंट्रोल में हैं, क्या मैं इसे लाइफस्टाइल से ठीक कर सकता हूँ या मुझे इसके लिए कोई इंटरवेंशन कराना पड़ेगा।
एंड फाइनली अगर मैं इसे लाइफस्टाइल से कराता हूँ तो सर्वेलेंस क्या रहेगा, क्या फॉलोअप रहेगा, जिसमें मुझे कितने कितने महीनों में दोबारा आपको मिलना पड़ेगा और क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। अगर सर्जरी करानी पड़ती है तो सर्जरी के बेनिफिट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, सक्सेस रेट कैसा है, एंड सो ऑन। सो आप ऐसे एक क्लैरिटी से एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ले जा सकते हो डॉक्टर के पास। पहले आप उनकी बात सुन लो कि वो आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं, उसमें आपके इनमें से जो क्वेश्चंस नहीं एड्रेस हुए हैं आप वो पूछ लो। तो इससे बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी और बहुत सिस्टमेटिक वे बनेगा जिससे आप काफ़ी अपने बीमारी के बारे में समझ पाओगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर आप किसी अंधेरे भरे रूम में हो, चाहे आप उसमें सालों से रह रहे हो, फिर भी हर स्टेप पे एक डर लगता है कि ट्रिप हो जाएंगे, कुछ चुभ जाएगा। जैसी लाइट ऑन की, ये सब एंग्जाइटी नहीं रहती, आप बहुत स्विफ्टली अपना काम कर सकते हो। सो ये थोड़ा सा अगर नॉलेज रखेंगे और थोड़ा सा सिस्टमेटिक अप्रोच रखेंगे तो इतना सारा फियर और एप्रीहेंशन नहीं रहेगा और आप स्मूथली अपने डॉक्टर से वो ओपीडी मीटिंग कर पाओगे और आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर पाओगे। बट ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, ये सिर्फ वो डॉक्टर की ओपीडी तक सीमित नहीं है। उसके बाद आने के बाद तो असली इमोशंस माइंड के थ्रू गुजरते हैं और बहुत टर्बुलेंट और रेस्टलेस वे में। सेकंड चैलेंज जो आता है, जो हमने फर्स्ट बात की कि जब डायग्नोज होता है तब पर इंसान परेशान होता है, सेकंड टाइम इंसान परेशान होता है जब वो लौटता है और उसे ट्रीटमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि अगर मैं कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करता हूँ, अगर मैं सर्जरी नहीं कराता हूँ, क्या मेरा पेन बढ़ेगा, क्या मेरा डिजीज़ बढ़ेगा, क्या टेस्टिस श्रिंक हो जाएंगे। इनफैक्ट कितने पेशेंट्स को लगता है कि उनके टेस्टिस हैंग कर रहे हैं या उनके टेस्टिस श्रिंक हो गए और इसका कारण है कि वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, सर्जरी नहीं कर रहे, इसलिए इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हो रहे हैं। 90% ऑफ द टाइम्स ये अननेसेसरी कन्फ्यूजन होता है। जब हम एक कलर सोनोग्राफी करते हैं ऐसा कुछ नहीं पाते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट सोनोग्राफीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, 6-6 महीने में आप कर सकते हैं। ये सब चेंजेस बहुत स्लो होते हैं, इतना जल्दी नहीं असर होता है। सो एक बड़ा कंसर्न है ट्रीटमेंट रिलेटेड कि अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं लेता हूँ क्या चीज़ें प्रोग्रेस करेगी, और अगर मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ, अगर मैं सर्जरी या एम्बोलाइजेशन करता हूँ तो कोई इरिवर्सिबल डैमेज तो नहीं हो जाएगा। सर्जरी के टाइम सर्जन मेरी आर्टरीज तो नहीं बांध देंगे जिससे टेस्टिस पूरी तरह डेड हो जाएंगे और मैं कभी फादर नहीं बन पाऊँगा। क्या एम्बोलाइजेशन के टाइम तारे लेके जा रहे हैं किडनी की वेन से, रेडिएशन चल रहा है एक्सरे का, क्या ये सब मुझे इरिवर्सिबल डैमेज तो नहीं कर देगा। ऑफकोर्स हम ये जब सॉल्यूशन पार्ट में आएंगे डिटेल में एड्रेस करेंगे, पर प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो भी आपको ऑपरेट कर रहे हैं दे आर ट्रेन्ड यूरोलॉजिस्ट, ट्रेन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। हाँ, एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क हो सकता है और आपका हक है कि आप अपने ट्रीटिंग स्पेशलिस्ट से पूछें कि वो साल में कितने इस प्रकार के सर्जरीज करते हैं वेरिकोसील के। हो सकता है कोई यूरोलॉजिस्ट हो पर वो किडनी स्टोन उनका मेन यूएसपी हो, वेरिकोसील वो साल में 2 करते हों। ये यूएस डेटा है कि कोई भी एक्सपर्ट अगर 25 से 50 केसेस डील करता है साल में तो वो बेटर हैंडल कर पाएगा वेरिकोसील को, चाहे वो सर्जरी हो या एम्बोलाइजेशन, रादर देन कोई एक्सपर्ट जिसका वेरिकोसील मेन काम नहीं है और वो साल में केवल 1 या 2 केसेस ऑपरेट करता हो। सो ये आपका हक है, आप ये जान सकते हैं, उससे आपको भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन और रिलीफ मिलेगा कि हाँ, जो डॉक्टर है वो ट्रेंड है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है एंड मुझे सही गाइड कर पाएंगे। बट एक बार आप कन्विंस हो गए डॉक्टर के एक्सपीरियंस के बारे में, देन डोंट हैव ट्रस्ट इश्यूज़ या कीप डाउटिंग एवरी स्टेप। सेकेंड ओपिनियन लेना आपका हक है, बट देन रिलैक्स अ बिट, ट्रीटमेंट के बारे में बहुत मत सोचिए फिर। बट थर्ड कंसर्न उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक रीज़न है कि वेरिकोसील बहुत परेशान करता है, सिर्फ मेल को नहीं बट कपल्स को, और ये है फर्टिलिटी रिलेटेड कंसर्न्स। हम सब जानते हैं कि वेरिकोसील ना कि सिर्फ स्पर्म प्रोडक्शन रिड्यूस करता है बिकॉज टेस्टिस पे डायरेक्टली फ्री रेडिकल डैमेज होता है, उसके अलावा वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कम कर सकता है। तो राइट फ्रॉम सेक्सुअल अर्ज टू फर्टिलिटी पोटेंशियल टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और कैस्केड शुरू हो सकते हैं कुछ लोगों में हाई ग्रेड वेरिकोसील के साथ, जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए जा रहे, सब में नहीं। लेकिन जब ये होता है तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है। हमने जब भी शुरुआत में इसे अंडरमाइन करने की कोशिश की थी, पेशेंट्स जब ये टॉपिक शेयर करते थे और हम कहते थे ये इतना सीरियस नहीं है, तब वो बताते थे कि नहीं सर, इसके वजह से मेरे दो डाइवोर्स हुए, तो ये बहुत सीरियस है और एक कपल के लिए भी मायने रखता है। तब हमें समझ आया कि नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उस पुरुष के लिए नहीं बट उसके वाइफ के लिए भी, फैमिली के लिए भी। तो जेन्युइन कंसर्न है फर्टिलिटी। बट अगेन आपको बता दें, वेरिकोसील सबसे कॉमन रीज़न होगा इनफर्टिलिटी का, लेकिन सबसे कॉमन रिवर्सिबल रीज़न भी है। सही टाइम पे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ या फिर इंटरवेंशन के साथ, चाहे वो सर्जरी हो या एम्बोलाइजेशन, उसे रिवर्स किया जा सकता है
और फर्टिलिटी पे जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह नलीफाई किया जा सकता है। स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सब इम्प्रूव किया जा सकता है। इनफैक्ट हमने डेटा शेयर किया था कैसे हाई वॉल्यूम स्टडी से अजूस्पर्मिया भी अगर हो गया, स्पर्म काउंट 0 भी जा चुका है, तो 82% केसेस में वो रिवर्स हो जाता है और दोबारा इम्प्रूव हो जाता है। तो इमेजिन कीजिए कि कितना पोटेंशियल है रिवर्सिबिलिटी का। ये मत सोचिए कि अगर वेरिकोसील है तो वो दोबारा कभी ठीक नहीं होने वाला है। आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल या स्पर्म काउंट कम्प्लीटली रिवर्सिबल है मोस्ट केसेस में। एट द सेम टाइम जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपकी एंग्जाइटी रिलीव करने की और ओवर एंशियस नहीं होने की, चीज़ों को सीरियस लेना है। ये नहीं करना है कि सालों तक या डेकेड्स तक आप अपने लक्षण को इग्नोर कर रहे हो, टेस्टिस श्रिंक होते जा रहे हैं, स्पर्म काउंट 0 है, और तब आप डॉक्टर के पास जाओ ये सोच के कि हाँ किसी भी स्टेज पे रिवर्सिबल है। ऑफ कोर्स इरिवर्सिबिलिटी हो सकती है अगर आप बहुत सालों तक उसे इग्नोर करो। सही टाइम पे डॉक्टर का ट्रीटमेंट लो, बट एक्सेसिव एंग्जाइटी किसी की हेल्प नहीं करेगी। फोर्थ और मेजर कंसर्न है पोस्ट ट्रीटमेंट एंग्जाइटी। आप सर्जरी करा चुके हैं या आप एम्बोलाइजेशन कर चुके हैं और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है। कुछ हफ्तों तक देखो पेन रहेगा सर्जरी के बाद, क्योंकि जो मेन वेनस आउटफ्लो है टेस्टिस का वो हम बंद कर चुके हैं। तो टेस्टिस को थोड़ा टाइम लगेगा नए चैनल्स में रिक्रूट होने के लिए। इस दौरान थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा हाइड्रोसील, स्पेशली सर्जरी में जहाँ लिम्फेटिक्स भी कभी कभी बन जाते हैं, सो थोड़े सीक्वेले रहेंगे। हो सकता है वो 6 हफ्ते से 12 हफ्ते तक रहे। उस पर ना फोकस करते हुए आपको पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस पे फोकस करना है, चाहे वो आइसिंग हो, थोड़ा बहुत इन्वर्जन या लेग एलिवेशन हो, एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स या वेट लिफ्टिंग हो। कई बार पेशेंट्स इसमें इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि मुझे अभी भी पेन हो रहा है, मेरा डिजीज़ तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, मेरा स्पर्म काउंट अभी ठीक नहीं हुआ है। दोस्तों ये सब टाइम लेगा, आपको सालों की बीमारी है, अभी जस्ट ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन के बाद बहुत सारे कोलैटरल नेटवर्क्स बन रहे हैं, तो थोड़ा पेन, थोड़ा स्वेलिंग ये सब नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में मत जाइए, 6 से 12 हफ्ते दीजिए। सेकेंडली, स्पर्म प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज टेक्स 90 डेज, तो 12 हफ्ते के पहले तो सीमेन एनालिसिस का सोचिए भी मत। सो बहुत सारा जो सर्जरी और एम्बोलाइजेशन के बाद एंग्जाइटी होता है वो अननेसेसरी होता है। अगेन, मैं उन एनेक्डोटल केसेस या रेयर केसेस को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ जिसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेन होता है महीनों तक, जो कि बहुत अनबेरेबल होता है। वास स्कोर 8/10 भी हो जाता है, यानी कि 80% पेन होता है। पर ऐसे बहुत रेयर है। हज़ार केसेस जब ऑपरेट करते हैं या एम्बोलाइज करते हैं तो एक केस में ऐसी पॉसिबिलिटी है। और अगर वो भी है, फ्रीक्वेंट विजिट करके अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से उसे डील किया जा सकता है, उसे सहने की ज़रूरत नहीं है। स्पर्मेटिक नर्व ब्लॉक सोल्यूशन है। लास्टली कॉइल्स भी निकाले जा सकते हैं रेयर केसेस में। सो अगेन, डोंट बी एंशियस। अब इसके बारे में सबसे ज़्यादा मिथ्स या मिस इन्फॉर्मेशन है। जो एक पेशेंट का एम्बोलाइजेशन के साथ बुरा एक्सपीरियंस है या सर्जरी के साथ बुरा एक्सपीरियंस है, वो हर वीडियो पे जाके लिखता है कि प्लीज़ सर्जरी मत कराओ, प्लीज़ एम्बोलाइजेशन मत कराओ, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज 1000 में एक केस में बुरा एक्सपीरियंस रहा सर्जरी के बाद, ये भी सोचिए अगर वो 1000 केसेस नहीं कराते सर्जरी या एम्बोलाइजेशन, तो शायद उनमें से 500 से ज़्यादा केसेस को इरिवर्सिबल फैक्टर्स भी होते। ये जान के चलिए कि एम्बोलाइजेशन और सर्जरी दोनों ही तब किए जाते हैं जब हाई ग्रेड वेरिकोसील हो, सीमेन अफेक्ट हो रहा है और कैल्जिया या पेन कंटिन्यूस है। ऐसे में नहीं कराने के अपने बहुत सारे नुकसान हैं। सो पॉइंट इज़, लेट्स एड्रेस दैट हाँ, सर्जरी के बाद या एम्बोलाइजेशन के बाद भी बहुत सारा एंग्जाइटी का रोलर कोस्टर गुजरता है मन से। बहुत एप्रीहेंशंस, फियर्स, ऐसे थॉट्स आते हैं कि आगे मैं कभी जिम कर पाऊँगा क्या, अपने बेबी को उठा पाऊँगा क्या। जस्ट वेट एंड बी पेशेंट फॉर 12 वीक्स। 12 हफ्ते बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बाद अगर सीमेन एनालिसिस नहीं इम्प्रूव होता है, तब नेक्स्ट स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। ऑफ कोर्स अगर ऑलरेडी इरिवर्सिबल प्रोपोर्शन तक पहुंच चुका है, अजूस्पर्मिया है या सीमेन इरिवर्सिबली डैमेज्ड है, तब ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी है। स्पर्म डोनेशन, टेसा करके स्पर्म निकाला जा सकता है, एंड लास्टली एडॉप्शन। इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, बट पॉइंट है कि डोंट गो थ्रू अ इमोशनल रोलर कोस्टर अननेसेसरली। अगेन, ये सब जब मैंने आपसे शेयर किया कि कैसे 4 मेन फैक्टर्स हैं जहाँ पे एंग्जाइटी या एप्रीहेंशन का रीज़न हो सकता है और किन स्टेजेस पे ये कन्फ्यूजन्स, ये फियर्स, ये एप्रीहेंशन शुरू होते हैं, अब हमें बात करनी है सॉल्यूशंस की, जो इस वीडियो का मेन पर्पस है। सिर्फ आपको मैं प्रॉब्लम्स बता दूँ और फिर उसके सॉल्यूशन की बात ही ना करूँ तो आई एम नॉट हेल्पिंग इन एनी वे, आई एम वेस्टिंग योर टाइम। सो लेट्स नॉट वेस्ट इट, लेट्स हेल्प यू इन्वेस्ट योर टाइम। और आज बात करते हैं कि अगर आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ये सब मन में बहुत चल रहा है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उससे दूर नहीं भागना है। अगर आपको जो चीज़ों में इंटरेस्ट आता था वो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, वो एक्टिविटीज़, वो हॉबीज़ में अभी उतना आनंद नहीं आता है, अगर आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा है और अगर आप वरी कर रहे हो और आपने नोटिस किया कि ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है दिन में,
तो ये 3 साइंस है मेंटल फटीग के। आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो अपने वेरिकोसील को लेके, फर्स्ट डोंट डिनाई इट, एक्सेप्ट इट एंड देन वर्क ऑन द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर 1, शेयर इट विद समवन। 90% लोग मुझसे ये यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं कि सर मैं बहुत यंग हूँ, 19 साल का हूँ, मुझे वेरिकोसील है लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, या फिर मैं शेयर कर रहा हूँ अपने माता पिता से पर वो सीरियस नहीं ले रहे, वो कह रहे तू बच्चा है, तू अननेसेसरली सोच रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको शेयर करना है। अगर फॉर सम रीज़न आप शर्मा रहे हो माता पिता से शेयर करने में, तो कोई रिलेटिव या कोई कज़न, जिनसे बड़े कज़न, कोई बड़े भाई या बहन जिनसे आप ये शेयर कर सकते हो और वो आपके माता पिता को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि बच्चे को शायद पेन हो रहा है टेस्टीज में जो वेरिकोसील हो सकता है, आप उनसे शेयर कीजिए। स्टार्ट विद 1% एट अ टाइम, धीरे धीरे सपोर्ट ग्रुप बढ़ेगा और ये चीज़ उन लोगों तक पहुँचेगी जो एक्चुअली आपकी हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड, माता पिता से एक्सप्लेन कीजिए, अगर वो नहीं समझ रहे सीरियसनेस, उनको समझाइए, हमारे वीडियोस दिखाइए कि कैसे ये एक जेन्युइन बीमारी है और इसका आगे इम्पैक्ट हो सकता है, ताकि वो आपको एक डॉक्टर के पास ले जा पाए। एंड थर्ड एंड मेन, कितने कॉल्स और कमेंट्स हमें आते हैं, सर मुझे ये वेरिकोसील है, मैं खुद डायग्नोज कर चुका हूँ, आप मुझे ट्रीटमेंट बताओ। दोस्तों अगर मैं यूट्यूब पे ट्रीटमेंट कर पाता या सजेस्ट कर पाता तो फिर फिज़िकल कंसल्टेशंस, एग्जामिनेशंस, कलर सोनोग्राफीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। इतने स्टडीज़ के बाद भी हमें कलर सोनोग्राफी कभी कभी रिपीट करवाना पड़ता है एग्जैक्ट ग्रेड के लिए, या आप खुद डायग्नोज कर लेते हो कि सर मुझे ग्रेड 3 वेरिकोसील है। नहीं करना है, आपको एक यूरोलॉजिस्ट या एक ट्रेंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को अप्रोच करना है। आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप सेकंड ओपिनियन लो, बट बिना मेडिकल एडवाइस के नहीं रहना है। इनफैक्ट फर्स्ट ओपीडी कंसल्ट के बाद जो जो इन्वेस्टिगेशंस बताए वो टाइम से कीजिए, ताकि पता चले कि वेरिकोसील का क्या ग्रेड है, कोई सीक्वेल या साइड इफेक्ट तो नहीं शुरू हो चुका है जिसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, और अगर लो ग्रेड है तो वापस ओपीडी में मिलके उनसे लाइफस्टाइल चेंजेस समझो। मोस्ट वेरिकोसील पेशेंट, ऑलमोस्ट 90% प्लस पेशेंट्स को लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत होता है ट्रीटमेंट के लिए, कोई एक्सेसिव इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड लास्टली और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने सपोर्ट ग्रुप की हेल्प ले ली, एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया, इसी से 80% एंग्जाइटी लो हो जाएगी। बट यू कैन ऑल्सो अप्रोच सपोर्ट ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटीज़। आजकल फेसबुक ग्रुप्स और बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जहाँ एनोनिमिटी भी मेंटेन रहती है और सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर करते हैं कि उनका वेरिकोसील कैसे ठीक हो पाया। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन, जहाँ भी ज्वाइन करेंगे थोड़े ऑथेंटिक सोर्सेज में। जस्ट कोई अपने मन से बात कर रहा है विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी साइंटिफिक बैकअप, दैट डजंट मेक सेंस। तो कोई अगर आपको स्प्रेज दे रहा है या कोई पर्टिकुलर एक आसन बता रहा है और कह रहा है कि आप इतना करो ठीक हो जाओगे, दैट डजंट मेक सेंस। जॉइन ऑफिशियल सपोर्ट ग्रुप्स। अगर आप डेटा भी पढ़ना चाहते हो तो आप पबमेड, गूगल स्कॉलर, ऑफिशियल मेडिकल जर्नल से पढ़िए, ताकि थोड़ा उसमें ऑथेंटिसिटी रहे, साइंटिफिक कंटेंट रहे, कुछ वैलिडेशन रहे कि हाँ ये लेवल 1 या लेवल 2 डेटा है, ताकि आपको सही नॉलेज मिल पाए। एंड लास्टली, ये सब करने के बाद भी अगर एंग्जाइटी है, बहुत सारा एप्रीहेंशन और फियर है, तो एक साइकोथेरेपिस्ट को मिलने से हिचकिचाइए मत। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास ही जाइए, ये बहुत ही नेचुरल है ये इमोशंस फील करना, बट एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट को मिलके काउंसलिंग लीजिए। बिल्कुल दवाइयों की ज़रूरत नहीं है अनलेस बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बट उनसे मिलके काउंसलिंग लेके वो आपके एप्रीहेंशंस एड्रेस कर पाएंगे, आपके मेंटल फटीग को कम कर पाएंगे। ऑफ कोर्स 2 सॉल्यूशंस की बात की, पहला है सपोर्ट ग्रुप्स, चाहे वो फैमिली हो, डॉक्टर हो, फेसबुक ग्रुप्स हो, से इन्फॉर्मेशन लेके थोड़ा क्लैरिटी आएगी, एंजाइटी अपने आप कम हो जाएगी। सेकंड है एक साइकोथेरेपिस्ट से मिलना। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिज़ी रहिए, कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज़ या ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए जो आपका थोड़ा टाइम देगा माइंडफुलनेस में और ये एंग्जाइटी से रिलीफ होने में। योगा और प्राणायाम बहुत अच्छा है, इनफैक्ट हम योगा वीडियो डाल चुके हैं, आई बटन में आप लिंक देख सकते हैं। वेरिकोसील के लिए स्पेसिफिकली, वेरिकोसील में तो हेल्प करेगा बट ओवरऑल योगा प्राणायाम एंग्जाइटी रिलीव करने में बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है एंड इवन एक्सरसाइज बहुत अच्छा टूल है। नेचुरल एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे, पेन किलर्स हैं, एंग्जियोलाइटिक्स है, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको वेरिकोसील में। ये सब करने के बाद लाइफस्टाइल चेंजेस मत भूलिए। अगर आप बेटर स्क्रॉटल सपोर्ट यूज़ कर रहे हो, योगा कर रहे हो, आइसिंग कर रहे हो और इससे आपका पेन 90% कम हो गया है, ऑटोमेटिकली आपका एंग्जाइटी एप्रीहेंशन कम हो जाएगा। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो ने बहुत हेल्प किया। समराइज़ करने के लिए, वेरिकोसील एक बहुत रिवर्सिबल, ईजी और ट्रीटेबल बीमारी है सही टाइम पे अगर एक स्पेशलिस्ट को अप्रोच किया तो। लेकिन हाँ, जो इसके वजह से इमोशनल रोलर कोस्टर से पेशेंट गुजरता है वो जेन्युइन है, वो इम्पॉर्टेंट है,
4 लेवल्स पे ये इमोशंस आ सकते हैं। जब आपको पता चलता है आपको वेरिकोसील है, जब ट्रीटमेंट डिसाइड कर रहे होते हो क्या करना है, ट्रीटमेंट रिलेटेड बहुत कंसर्न्स होते हैं, फर्टिलिटी बहुत परेशान करता है कि क्या ये मेरे स्पर्म हेल्थ या आगे बच्चे करने की क्षमता में अफेक्ट करेगा, सिर्फ पुरुष के लिए नहीं बट कपल के लिए। एंड ट्रीटमेंट के बाद बहुत सारे एंग्जाइटीज़ होते हैं इवन बिफोर वेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट एंड बीइंग पेशेंट फॉर सम टाइम। एंड ऑफ कोर्स लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हमने बात की सॉल्यूशंस पे कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पर्सन बट इवेंचुअली रीचिंग टू अ ओपीडी ऑफ अ डॉक्टर, ये काफ़ी हद तक सॉल्व करेगा आपका मेजर इशू बिकॉज क्लैरिटी आ जाएगी। बट इसके बाद भी अगर एंग्जाइटी है तो साइकोथेरेपिस्ट अप्रोच करके एड्रेस करना है अपने इशू। एंड लास्टली कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करे टोन डाउन होने में। इसी तरह के बहुत वीडियोस बनाते रहेंगे। वेरिकोसील पे ऑलमोस्ट हम हर टॉपिक कवर कर चुके हैं बट ये अंत नहीं है, शुरुआत है, बिकॉज डेली और डेटा आता जा रहा है वेरिकोसील पे। अब नया डेटा आ रहा है कैसे वेरिकोसील और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में लिंक हो सकता है, वेरिकोसील और प्रोस्टेटाइटिस में एक बहुत मेजर लिंक मिला है, वेरिकोसील और प्री मैच्योर इजैकुलेशन में भी लिंक मिला है। सो इनकी आगे वाले टाइम में जो जो रिसर्च हमारे पास आते जा रही है वो हम रिसर्च आप तक लेमैन लैंग्वेज में लाएंगे, जो हमारे चैनल का यूएसपी रहा है। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी को जानते हो जो इस एंग्जाइटी से गुजर रहा है या जिसको बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल है, ये वीडियो ज़रूर शेयर करो ताकि कोई भी युवा इतने रिवर्सिबल ईजी ट्रीटेबल बीमारी की वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज तक ना पहुँचे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।